स्वागत है आपका हमारे एक चैनल कैरियर गुरु में एक बार फिर से। और इस चैनल आज हमारा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो जैसे अभी हमने देखा कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, जिसमें हम सुनने में ऐसा आया कि काफ़ी जगह की जो है ये परमाणु युद्ध में बदल सकता है, या एक दूसरे को काफ़ी सारी धमकियां भी दी गई परमाणु युद्ध से रिलेटेड, कोई उसका अभ्यास कर रहे हैं। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये परमाणु ऊर्जा कैसे काम करती है। ये जो इसी से रिलेटेड एक वो वर्क होता है परमाणु, या जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो नाभिकीय ऊर्जा का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब हम ये नाभिकीय ऊर्जा की बात करते हैं तो नाभिकीय ऊर्जा में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, क्या क्या हमने किया है, यानी भारत के दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमने नाभिकीय ऊर्जा के अंदर क्या-क्या अब तक हमारा अचीवमेंट रहा है, या क्या-क्या हमने उपलब्धि हासिल की है, इसको हम देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो नाभिकीय ऊर्जा में क्या है, इस टॉपिक को देखते हैं। तो इसका श्रेय जो जाता है भारत के लिए, वो सबसे पहले जाता है होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जो हमारे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। होमी, ये इनका बहुत ही बड़ा नाम है इस क्षेत्र में। जहांगीर भाभा, आपको ये नाम याद रखना है। ये हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट बहुत बड़े थे, जो जब 1947 में देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके बाद हमारे देश में न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोग्राम शुरू किए गए। तो कुछ की पॉइंट्स जो अभी हम आपको बताते चल रहे हैं, इससे पहले इसको हम समझेंगे कि डिटेल में, उससे पहले कुछ की पॉइंट्स को समझते हैं। तो 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई भारत में। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। ये हमें याद रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में आते हैं कि परमाणु ऊर्जा आयोग का की स्थापना कब हुई थी। उसके बाद 1948 में ही भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम भी स्टार्ट हुआ, या कह सकते हैं प्रारंभ किया गया, उसकी घोषणा की गई। यानी भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम। तो ये दोनों हमारा 1948 में स्टार्ट। उसके बाद क्या आया, उसके बाद हमारे पास आया 1954 में, जिसको हम बात करते हैं 1954, और यहाँ पे हमारे परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको पहले मैं आपको बताता चल रहा हूँ जिससे कि आप इसको याद रखेंगे। परमाणु ऊर्जा विभाग बना, यानी डिपार्टमेंट बना जिसको हम कहते हैं आज की डेट में। ये था हमारा DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो इस टाइम भी कार्यरत है और चल रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1900 में आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा मैं व्हाइट बोर्ड को ऊपर करने की कोशिश। आइए, उसके बाद 1974 जो हमारे लिए एक माइलस्टोन हमने यहाँ पे अचीव किया। यानी अभी तक हम बात कर रहे थे जो वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए, या हमारे जो कमर्शियल यूज होता है उसके लिए परमाणु ऊर्जा की हम बात कर रहे थे, और सिर्फ परमाणु ऊर्जा का उपयोग सैनिक क्षेत्रों में नहीं कर रहे थे। लेकिन 1974 को क्या किया हमने, 18 मई 18 मई 1974, इस डेट में हमारा पोखरण का परमाणु परीक्षण हुआ, जिसको हम पोखरण एक के नाम से भी जानते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है कि पोखरण एक जो हमारा था, यानी पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, और यहाँ पे टोटल हमारे एक परमाणु परीक्षण हमने किया था। ये हमने कब किया, 1974 में। इससे पहले 5 परमाणु शक्ति संपन्न देश थे। वो कौन से थे हमारे, अमेरिका था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसको संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। उसके बाद यूएसएसआर, जो उस टाइम में यूएसएसआर कहलाता था, अब रशिया हो गया, यानी रूस हो गया है। इससे पहले वो जाना जाता था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया के नाम से। तो यूएसएसआर उस टाइम होता था। इसके अलावा ब्रिटेन था, यानी कि आज का जो इसे हम इंग्लैंड और ब्रिटेन कहते हैं, और फ्रांस, और उसके बाद हमारा चाइना। ये 5 कंट्री हमारे थे जो परमाणु शक्ति संपन्न देश। भारत ने एक छठा कंट्री आया जिसने वहां पे परमाणु विस्फोट किया और अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित किया कि अब हम सैनिक क्षेत्रों के लिए भी, या सैनिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी हम परमाणु संरचना को इस्तेमाल कर सकते हैं, या एटम बम या न्यूक्लियर बम जिसको कहते हैं वो हम बना सकते हैं, परमाणु बम।
ये जो ऑपरेशन हुआ था, इस ऑपरेशन के बारे में आपको एक चीज याद रखना है, इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। तो ये चीजें कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसका कोड नेम क्या था, इसकी डेट और इसका ईयर। ये हमारा पोखरण 1 था। उसके बाद हमने 1998 में, और इस टाइम पे जो हमारे प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो ये भी आपको याद रखना होता है कि किसके टाइम में आपने किया था। देखिए, हम आपको जो डिटेल बताएंगे वो एक एक पॉइंट्स में एक एक चीज को समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके पास एक की पॉइंट समरी अवेलेबल हो और वो डिटेल नॉलेज के साथ। जिससे क्या क्वेश्चन आ रहा है, कुछ चेंज होके भी आता है पैटर्न, तो भी आप इजिली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास 1998 में हमने क्या किया, 11 मई को 3 परमाणु परीक्षण किए, और उसके बाद 13 मई को हमने 2 परमाणु परीक्षण और किए। यहाँ पे एक हमारा जो था वो एक हाइड्रोजन बम का भी। हाइड्रोजन बम का परीक्षण से पहले अमेरिका और रशिया, 2 कंट्रीज ने पहले किया हुआ था। तो यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन बम का किया था और 2 परमाणु यानी एटम बम। तो एटम बम, 2 एटम बम परीक्षण थे और एक हाइड्रोजन बम का परीक्षण था। उसके बाद 13 मई को हमने फिर से किया। मई की डेट याद रखिएगा, 13 मई 1998 में, और इस टाइम पे हमने 13 तारीख को 2 परीक्षण किए थे। तो ये हमने परमाणु परीक्षण किए थे एटम बम यानी परमाणु बम के। यहाँ हमने हाइड्रोजन बम का किया था, इसको फ्यूजन भी कहते हैं। और यहाँ पे हमने किए 2 एटम बम। और ये इस टाइम हमारे प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो ये आपको याद रखना है। और इसका जो ऑपरेशन शक्ति इसका नाम था, ऑपरेशन शक्ति। इसका जो कोड नेम था वो ऑपरेशन शक्ति। याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके पास क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इसका कोड नेम क्या था उसका। ये हमारा 1998 में हुआ था। तो ये हमारे कुछ की पॉइंट्स जिसको हम कह सकते हैं हमारे होते थे, जिसको हमने यूज किया। इसके अलावा हम यूज कर रहे थे 1987 में भारत में परमाणु विस्तार के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग जो था उसके अंतर्गत, यानी हमारे पास जो पहले DAE था, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ एटम एनर्जी। तो इसके अंदर परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक नाभिकीय ऊर्जा निगम लिमिटेड, हमने एक नाभिकीय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना की। तो इसका काम क्या था कि जो आप विद्युत के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि विद्युत ऊर्जा में जो हम यूज करते हैं नाभिकीय ऊर्जा को, और जिससे हम यूज करते हुए अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलती है उसके हेल्प से। तो वो जो आप बिजली पर मिलती है, बिजली नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और एनर्जी जिसको हम कहते हैं मिलती है, तो उसके लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी उसको वितरित करने के लिए हमारे पास नाभिकीय ऊर्जा निगम लिमिटेड बनाया गया। जिसका काम क्या था कि आपकी जो न्यूक्लियर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत जनरेट हो रही है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, सॉरी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सके हमारे एंड यूजर सब्सक्राइबर, या जिसको हम कहते हैं जो हमारे उपभोक्ता हैं उनके लिए इसको पहुंचाया जाए। तो ये उसके बाद आया। तो अब आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसको कि ये बेसिकली काम कैसे करती है, यानी कि जो हमारा नाप की ऊर्जा है या जो जनरेट होती है उसको किस तरह से वो काम करती है, और इससे एनर्जी हमारे पास कैसे निकल के आती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं इस बोर्ड को थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ। तो सबसे पहले हमारा हम जानते हैं कि जो नाभिकीय ऊर्जा में या कहीं पे भी जो यूज होता है, जो इसका प्रमुख ईंधन होता है वो क्या होता है, हमारा यूरेनियम। हमारा जो प्रमुख ईंधन होता है वो होता है हमारा यूरेनियम। यूरेनियम जो होता है इसकी हेल्प से ही हम, और ये बहुत मुश्किल से मिलता है, ये इतनी आसानी से मिलता नहीं है। दुनिया के
जो विश्व भर में हमारे कुछ ही कंट्रीज हैं, अप्रॉक्सीमेट 48 कंट्रीज का एक ग्रुप है जो इस यूरेनियम की सप्लाई करता है, यानी कि उसको देता है। भारत के पास भी थोड़े बहुत भंडार हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे आगे आगे वीडियो में, जब हम देखेंगे बहुत सारे हमारे पास जो विभिन्न प्रकार के मिनरल्स होते हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, और उन वो किस किस स्टेट में कितने पाए जाते हैं, और विश्व में कहाँ से हम इम्पोर्ट करते हैं, तो उसको हम समझने की कोशिश उस वीडियो में इसके बारे में डिटेल करेंगे। तो अभी जो हम बात करते हैं यूरेनियम, तो यूरेनियम जो होता है हमारा, इसकी क्या होता है, इसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है केमिस्ट्री में। आपको बहुत ज़्यादा सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से आपको एक एवरेज लेवल की नॉलेज इसके अंदर रख सकते हैं कि केमिस्ट्री में इसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका 92 235। तो ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो हमने, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो इतना ये मैटर नहीं करता है। इसको सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। इसमें बेसिकली एक न्यूट्रॉन और ऐड किया जाता है। जब एक न्यूट्रॉन इसमें हम ऐड करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, इसका विखंडन हो जाता है। तो इसका विखंडन होता है, और इसके विखंडन के पश्चात क्या होगा कि आपका ये टूट जाता है Pa56 और 141 में, प्लस आपका Kr जो दूसरा आपका यौगिक बनता है। तो ये दो, ये ब्रेक हो जाता है, और उसके बाद ये 36। इसके साथ में क्या होता है, 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, इसको अभी हम आगे भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, यानी जो हमने यहाँ पे एक न्यूट्रॉन ऐड किया था वो न्यूट्रॉन हमारे पास यहाँ पे रिलीज हो गया। ये बहुत ही टेक्निकल टर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक फॉर्मूला के साथ। और यहाँ पे हमारी न्यूक्लियर एनर्जी निकलती है। तो ये जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, ये बेसिकली अगर अनकंट्रोल्ड वे में है, यानी कि अगर हम इसको यूज कर रहे हैं कंट्रोल के साथ नहीं यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये एक विखंडन हो जाएगा, और ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है। नहीं, 1 ग्राम यूरेनियम से आपके पास इतनी ज्यादा एनर्जी निकल आएगी कि वो हजारों 10 मीट्रिक टन आप कह सकते हो, या 10,000 टन आपका जो टीएनटी होता है उसके विस्फोट के बराबर होती है। तो आप बहुत ही ज्यादा होता है, यानी जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए थे, उनका साइज था 15 किलो का। बताइए, 15 किलो के टोटल बम थे जो गिराए गए थे, और उससे पूरा का पूरा सिटी खत्म हो गया था। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि अब जो एनर्जी जनरेट हो रही है इतनी ज्यादा होती है कि जब ये परमाणु बम फटता है तो क्या होता है कि आपका बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और पूरे पूरे सिटी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर इनको, इस एनर्जी को हम एक कंट्रोल्ड वे में इस्तेमाल करें, और एक छोटा सा यूरेनियम का पार्ट अगर हम उसको उसकी क्रिया कराएं, और उसके बाद उस छोटे से पार्ट के हेल्प से हम एनर्जी जनरेट करें, यानी जो ये एनर्जी मुक्त हो रही है, यानी जो ऊर्जा निकल रही है, इसको हम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए प्रयोग करें, यानी कि जैसे कि बिजली बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं, तो ये आपका पॉजिटिव हो सकता है, यानी कि आपके धनात्मक वे में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे अच्छे अब भविष्य के यूज के लिए। और इसके अलावा इसके अंदर कोई भी, जैसे कि धुआं नहीं निकल रहा, राख नहीं निकल रही, इस तरह से नहीं, थोड़ा सा आप कह सकते हैं परमाणु का कचरा होता है, बिल्कुल निकलता है। लेकिन जैसे अगर हम कोयले के कंपैरिजन में बात करें, जो हमारे तापीय विद्युत घर हैं, तो तापीय विद्युत घरों में क्या होता है कि हमारा कोयला जलाया जाता है, और कोयले से बहुत ज्यादा राख निकलती है, तो ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं होता। तो अभी इसको हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये आपका इसने ब्रेक किया, और यहाँ पे ये आपकी एनर्जी जो है वो रिलीज की। तो अब इस एनर्जी को हमें क्या करना होता है, कंट्रोल करना। तो इस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, अब हम आपको एक इमेज दिखाते हैं, यानी कि एक फोटो दिखाते हैं, और उस फोटो के हेल्प से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसके लिए क्या बनाया गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया। अब इन न्यूक्लियर पावर प्लांट में देखिए क्या होता है, इसको समझते हैं यहाँ पे आज। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कूलिंग टावर है, एक उसके अलावा आपका कूलिंग वाटर यहाँ पे लिखा हुआ है, कंडेंसर है, वाटर है, टरबाइन है, जनरेटर है। तो ये बेसिकली काम कैसे करता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, आइए। सबसे पहले जो हम पॉइंट देख रहे हैं वो यहाँ पे रिएक्टर देख रहे हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं नाभिकीय ईंधन। नाभिकीय ईंधन, यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो यूरेनियम की छड़ें होती हैं उनको हम इसके अंदर लगा देते हैं, जिसको हम कहते हैं रिएक्टर। यानी यहाँ पे हमारा
ये हमारा होता है रिएक्टर। जब रिएक्टर के बाद क्या होता है, यहाँ पे रिएक्टर में जब आप इसके ऊपर, जो अभी हमने देखा था कि न्यूट्रॉन को हम भेजते हैं, तो जब यहाँ पे न्यूट्रॉन आता है आपका, तो क्या होता है, यहाँ पे विखंडन होता है नाभिक, और उसके बाद यहाँ पे ऊर्जा यानी एनर्जी जनरेट होती है। जब ऊर्जा जो जनरेट होती है, इसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा। यहाँ पे हमारी जनरेट होती है ऊष्मीय ऊर्जा। अब ऊष्मीय ऊर्जा जब एक बार हमारी हो गई, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमारा आता है, थोड़ा सा ये प्रेस को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा जनरेट होगी। उसके बाद ये ऊष्मीय ऊर्जा क्या करती है, कन्वर्ट होती है वाष्पीय ऊर्जा। ये आपकी बदल जाती है वाष्पीय ऊर्जा में। तो जब ऊष्मीय ऊर्जा से हमारा वाष्पीय ऊर्जा में इसका परिवर्तन हो गया, यानी कि अब हमारे पास इसकी भाप बन गई, और उस भाप से हमारा नेक्स्ट क्या होती है एक्टिविटी, हमारी जो टरबाइन होती है वो चल जाती है। अगर आप देखेंगे कभी जो जल विद्युत होती है उसमें भी टरबाइन चलती है। जो हमारे तापीय बिजली घर होते हैं उसमें भी क्या होता है कि जो रिएक्टर होता है, यानी ये चीज जो होती है, ये कोयले से जनरेट की जा रही होती है, यानी कोयले से हमारी उसमें ऊर्जा बनाई जा रही है। तो उसके बाद हमारा क्या होता है, टरबाइन चल जाती है। जब ये आपकी टरबाइन यहाँ पे देख रहे हैं, ये चीज जो है, जब ये आपकी टरबाइन यहाँ पे चलेगी, ये जो टरबाइन है, जब ये यहाँ पे स्टीम बनी, स्टीम के अंदर बहुत पावर होती है, ये आपको पता है, क्योंकि हमारे जो पहले पहले बिजली के जो अभी इंजन होते हैं, उससे पहले डीजल इंजन आया, उससे पहले हमारे पास भाप के इंजन या कोयले वाले इंजन होते थे। तो उसके अंदर भी यही टेक्नोलॉजी काम करती थी कि इसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है, और ये इतनी ताकत होती है कि ये इस टरबाइन को रन कर देती है, यानी चला देती है। जब टरबाइन चलती है, तो टरबाइन चलने के बाद क्या होता है, आपका जनरेटर शुरू हो जाता है। जब आपका जनरेटर शुरू होगा, तो उसके बाद क्या होगा, जनरेटर से हमारे पास विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये तो प्रोसेस हो गया समझने का कि हमारे जो नाभिकीय ईंधन है रिएक्टर, उसके बाद उससे ऊष्मीय ऊर्जा बनी, उससे वाष्पीय ऊर्जा में कन्वर्ट हुए, यानी कि भाप बनी, और उस भाप से हमारी टरबाइन चली। यहाँ पे टरबाइन चलने के बाद टरबाइन ने हमारे जनरेटर को चला दिया, और वहां पे हमारी जो पावर है वो विद्युत ऊर्जा निकल के आ गई। उसके बाद जो प्रोसेस चलता है, वो प्रोसेस क्या करता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट हो रही होती है, यहाँ पे जो भाप बनी है, भाप से टरबाइन तो चल गई, लेकिन उसके बाद ये भाप के जो पानी है वो कहाँ जाएगा, तो वो हमारा कहाँ जाता है, इस कूलिंग टावर तक जाता है। यानी कि या तो ये कूलिंग वाटर यहाँ कंडेंसर में इकट्ठा होता रहता है वापस, और फिर वो रीयूज होता है भाप बनाने। उसके अलावा यहाँ पे एक हमारे पास कूलिंग के टावर प्लांट्स भी लगे होते हैं, जिसके अंदर इन टावर्स में उस भाप को इकट्ठा किया जाता है। नहीं, कुछ अगर एक्सेस भाप हो रही है, एक्स्ट्रा जा रही है, और वो कंडेंसर में नहीं आ पा रहा है, या कुछ भी ऐसा है, तो उसके लिए ये कूलिंग टावर्स में जाके स्टोर हो जाती है, और वहां से ये वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये भाप जो है वो लगातार यूज करती रहती है। यहाँ पे कुछ और टेक्नोलॉजी समझने की चीज है कि आप जो इसके अंदर कूलिंग के लिए यूज करते हैं, वो हम मोस्टली यूज करते हैं भारी जल को यूज करते हैं, जिससे कि हमारे जो हीट हो रही है उसको हम कंट्रोल कर सकें। तो कई सारे इस तरह के जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जिनको हम अभी अगर कभी इसके अंदर आगे बढ़ते हैं तो डिटेल में आगे फिर से समझेंगे इसको डिटेल, कि ये बेसिकली रिएक्टर के अंदर की क्रियाएं किस तरह से काम करती हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे थे वो हमारे टॉपिक्स थे कि तापकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा जो हमारी चली वो कहाँ से गई, कैसे चली, और उसके बाद ये हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास इसका विखंडन हुआ, और विखंडन के बाद ये हमारी न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट हुई। तो ये था पूरा का पूरा इसके प्रोसेस को समझने की चीज, कि ये कैसे हमारी न्यूक्लियर एनर्जी काम करती है, और कैसे हमारी ये ऊर्जा जनरेट होती है। उसके बाद कुछ इसी से रिलेटेड और भी पॉइंट्स हैं, जैसे अभी हमने समझने की कोशिश की कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो परमाणु यूरेनियम की छड़ों से आप बना सकते हो यूरेनियम। और यूरेनियम जो होता है ये आपका बहुत ही एक रेयर रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है दुनिया। बहुत से कुछ कंट्री जिनके पास काफ़ी सारा है, लेकिन भारत में इतना अधिक यूरेनियम अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा इसका संवर्धन किया जाता है। इसके संवर्धन के बाद पहले तो ये
एक लेवल तक जब संवर्धित कर देते हैं तो हम इसको यूज कर सकते हैं अपने परमाणु या नाभिकीय ऊर्जा के लिए, लेकिन उसका संवर्धन उससे अधिक करना पड़ता है, तब उसके बाद हम उसको यूज कर सकते हैं परमाणु बम के लिए। परमाणु बम जो होता है हमारा, उसके लिए हमें इसको और भी अधिक संवर्धित करना पड़ता है। इसीलिए बहुत से कंट्री आप देख सकते हैं जो अभी न्यूक्लियर एनर्जी तो यूज कर रहे हैं, मगर उनके पास ये क्षमता नहीं है कि वो उसको उतना ज्यादा संवर्धित कर सकें, या कह सकते हैं बहुत से कंट्रीज के ऊपर रोक भी लगी हुई है, जिन्होंने कुछ ट्रीटी होती है उसको साइन कर रखा है। वो भी हम समझेंगे कि कौन से समझौते हैं जिसकी वजह से रोक लगी हुई है, या जिसकी वजह से कंट्रीज जो है परमाणु परीक्षण नहीं करते हैं या परमाणु एटम बम नहीं बना सकते। तो ये चीजें जो हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। तो भारत ने क्या किया था, जब भारत ने परमाणु बम का परीक्षण किया, उसके बाद भारत के ऊपर भी काफी सारे प्रतिबंध भी लगाए गए 1998 में। लेकिन हमने उसके बाद भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम जो हमारा यूज था ना, पब्लिक या वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उसको इस्तेमाल करते रहे, लेकिन जो हमारा सैनिक उपयोग का था उसको भी हमने बंद नहीं किया। यानी हमारे सैनिक वाले अभी भी हैं, और हमने कोई भी ऐसे समझौते पे साइन भी नहीं किया है कि जिसके हिसाब से हमारे ऊपर रोक लगी। यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं आपको और याद दिलाता चलूं, जैसे अभी हमने बोला कि भारी जल जो होता है उससे हम इसको कंट्रोल करते हैं। यानी जो हमारा जल प्रयोग होता है वो नॉर्मल हमारा पानी पीने वाला नहीं होता है, बल्कि भारी जल होता है, और इस भारी जल का सूत्र होता है H2O। नॉर्मली वाटर हमारा जो होता है वो H2O होता है, मगर ये आपका भारी जल होता है जिसको हम D2O के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे यूरेनियम जो प्रयोग किया जाता है वो आपका 235 होता है, और उसके बाद 238 भी होता है। तो वो हम देखते हैं आगे, क्या समझेंगे कि क्या है और किस तरह से स्टेज में ये अधिकतम चल सकता है। अब आइए समझते हैं कि जो हमारे न्यूक्लियर या प्रोग्राम बहुत से चले थे, ये तो हमारी प्रोसेस हो गया इसको काम करने का, कि किस तरह से नाभिकीय ऊर्जा काम करती है, विद्युत में परिवर्तित होती है और चलती है। अब हमने कौन से सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट किए हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं गैर सैन्य नाभिकीय समझौते। तो जो ये हुए, ये हमने 2016-18 तक जो हमारे पास मेनली थे वो हमारे अर्जेंटीना के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है। उसके अलावा हमारे पास कनाडा के साथ, चेक गणराज्य, इन सब के साथ हुआ है, और मंगोलिया, यानी अप्रोक्सीमेट 48 कंट्रीज हैं जिसको हम कहते हैं एनएसजी ग्रुप, न्यूक्लियर एनर्जी ग्रुप। जो क्या करता है कि जो आपका जितना भी यूरेनियम होता है उसकी सप्लाई करता है, और ये ही डिसाइड करता है ग्रुप कि किन किन देशों को यूरेनियम की सप्लाई करनी है और किन देशों को नहीं करनी है। यानी कोई अगर देश उनके समझौते पे नहीं पूरा उतर रहा है, या आपके जो इनकी इन्होंने कोई भी शर्तें लगाई हैं उनको नहीं पूरा कर रहा है, तो उन कंट्रीज को ये नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। इसमें आपका रूस भी है, इसमें हमारा दक्षिण कोरिया भी है, यूनाइटेड किंगडम भी है जो सप्लाई करता है ग्रुप में। इन सबके साथ भारत के समझौते हैं, लेकिन वो सारे ही गैर सैन्य नाभिकीय समझौते हैं। तो जो भी हमें न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है या न्यूक्लियर पावर मिलती है, उसको हम सैनिक उपयोग के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, जैसे कि यूएस या आपका रूस ने अपने यहाँ के जो डेवलप किए हुए हैं उनको वो यूज कर। यहाँ पे एक आया था परमाणु अप्रसार संधि, जो एक बहुत ही फेमस संधि है जिसको सारे ही कंट्री लगभग मानते हैं, लेकिन भारत ने, पाकिस्तान ने, ऐसे कुछ कंट्रीज ने इसके ऊपर साइन नहीं किया हुआ है। तो कहते हैं परमाणु अप्रसार संधि, और इस संधि के ऊपर इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। इसको एनपीटी के नाम से भी जानते हैं, परमाणु अप्रसार संधि। तो भारत का इसके अंदर कहना यह है कि हम करने को तैयार हैं, लेकिन हम तभी करेंगे इसके ऊपर कोई भी हस्ताक्षर जब कोई भी, जितने भी जो विकसित देश हैं जिनके पास अभी परमाणु हथियार है, क्योंकि ये कंडीशन कहती है इसके अंदर कि आप परमाणु हथियार नहीं बना सकते। तो भारत का कहना है कि जब हम बना नहीं सकते, जो देश इसके ऊपर साइन किए हुए हैं, तो जिन देशों के पास है, कब तक वो इसको समाप्त करेंगे, कब वो अपने परमाणु हथियार हटाएंगे, कब वो समाप्त करेंगे। अगर वो हटाने को तैयार है, अपने परमाणु हथियार समाप्त करने को तैयार है, तो हम भी इसके ऊपर हस्ताक्षर कर सकते हैं। मगर आप हमें एक डेडलाइन बताइए कि एक वर्ष में, 2 वर्ष में आप इसको समाप्त करेंगे। इसके क्षेत्र में रूस और अमेरिका ने के बीच में भी आप एक समझौता हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपने परमाणु हथियारों को काफी कम किया, वरना एक टाइम में रूस के पास लगभग 13,000 से ज्यादा परमाणु हथियार थे। इतने हथियार होते हैं कि एक हथियार से आप, और ये सारे इतने ज्यादा बड़े बड़े थे कि पूरे पूरे छोटे छोटे कंट्रीज को खत्म कर सकते हैं। तो
जब भारत ने कहा कि इसके ऊपर आप नहीं करते हैं तो हम भी इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। उसके बाद 2005 में अमेरिका, पहले जब 1998 में हमने परमाणु परीक्षण दोबारा से किया, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार थी उस टाइम भारत में। तो उस टाइम में क्या हुआ कि अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए। फिर 2005 तक अमेरिका को कुछ समझ में आया, या जो भी उनको लगा कि शायद हमें यहाँ से रेवेन्यू या पैसा अच्छा मिल सकता है इन सब चीज़ों में, तो उसने भारत को एक अच्छी ग्लोबल मार्केट के रूप में देखने के बाद क्या किया कि 2005 में एक 123 के नाम से एग्रीमेंट किया। ये बेसिकली क्या है, ये अमेरिका का एक इसको क्यों कहते हैं 123? हमने ये सुना होगा कि 123 एग्रीमेंट, मगर ये 123 एग्रीमेंट की अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करें तो इसको 123 एग्रीमेंट क्यों कहा जाता है? 123 एग्रीमेंट, इसके अंदर थोड़ा सा समझते हैं कि इसको 123 एग्रीमेंट इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका का एक एटॉमिक एनर्जी एक्ट है, अमेरिकी एटॉमिक एनर्जी एक्ट। तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954 इसको कहते हैं अमेरिकी एटॉमिक एनर्जी एक्ट। तो इसकी बैकग्राउंड क्या थी एटॉमिक एनर्जी एक्ट की? इसका जो सेक्शन यानी कि जो खंड था वो खंड 123 था, जिसके अंदर ये व्यवस्था की गई थी कि अमेरिका ऐसे किसी देश के साथ समझौता कर सकता है जिसने एनपीटी के ऊपर हस्ताक्षर ना किए हों, लेकिन उसके अंदर इसको ये व्यवस्था दी गई कि इसके साथ आप उस देश को यूरेनियम की सप्लाई कर सकते हो, यानी गैर परमाणु गैर सैन्य समझौता जो होता है वो आप कर सकते हो। इसलिए इसको 123 एग्रीमेंट भी कहा जाता है, जो 2005 में जो हमारा परमाणु अप्रसार से संबंधित ये हमारा समझौता हुआ। ये जो अभी हम बात कर रहे थे एनपीटी, एनपीटी के हमने काफी सारा नाम लिया, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं इस वीडियो में कि ये एनपीटी है क्या। तो एनपीटी के अंदर क्या हुआ, ये बेसिकली 1 जुलाई 1968 1968 इस डेट को इस संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे। इस पे काफी सारे देशों ने हस्ताक्षर किए, और ये बेसिकली 5 मार्च, मैं यहाँ पे डेट्स काफी सारी लेके चल रहा हूँ साथ साथ जिससे कि आपको ये डेट्स याद रहें। 5 मार्च 1970 को ये संधि जो थी वो प्रभावी हुई, यानी कि लागू की गई जिसको कहना चाहिए। और इसके अंदर लगभग पूरी विश्व के सभी देश शामिल हैं। तो टोटल 190 देशों ने इसके ऊपर साइन कर दिया। जिन्होंने नहीं किए हैं वो गिने चुने कुछ कंट्री हैं, जैसे कि इसमें एक है भारत, पाकिस्तान। पाकिस्तान का कहना है कि भारत नहीं साइन कर रहा है तो हम क्यों करेंगे। उसके बाद इजराइल, और उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया ने पहले इसके ऊपर साइन किए थे, मगर वो 2003 में वो बाहर आ गया। तो यहाँ पे एक चीज ये भी याद रखने वाली बात है कि कौन सा वो देश है जिसने एनपीटी पे साइन करने के बाद वो उस संधि से बाहर आ गया। वो कौन सा देश है? वो है उत्तरी कोरिया हमारा, जो 2003 में इस परमाणु अप्रसार संधि से अपने आप को जिसने बाहर कर लिया। और पांचवा कंट्री है एक दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान, तो ये तो वैसे भी जो आपके अफ्रीका के कंट्रीज ज्यादातर बहुत सारे अभी डेवलप नहीं हुए हैं, कुछ अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी परमाणु का प्रयोग नहीं हो रहा है, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह का भी वहाँ पे इतना यूज़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो समझने की कुछ बात ये है वो ये है कि ये 5 कंट्री भारत, पाकिस्तान, इज़राइल, दक्षिण सूडान, ये 4 तो बाहर इन्होंने साइन ही नहीं किए हैं। उत्तरी कोरिया ने पहले साइन किए थे, फिर वो 2003 में इससे बाहर आ गया। तो ये था इसके अंदर एनपीटी का जो एक्ट या इसका बना था। उसके बाद इसी से रिलेटेड जो मैंने अभी आपको एक चीज़ और बोली थी, तो उसकी लिस्ट मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा। वो है हमारा एनएसजी। ये हमारा एनएसजी कमांडो वाला ग्रुप नहीं है, बल्कि ये है आपका न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। तो जो कंट्री जिनके पास इतना यूरेनियम अवेलेबल है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में उसको बेच सकते हैं, यानी उससे पैसे कमा सकते हैं, तो उन कंट्रीज के ग्रुप को कहलाता है नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह, यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो ये एनएसजी जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप क्या करता है बेसिकली, जिन भी कंट्रीज को नाभिकीय ऊर्जा के लिए आवश्यकता होती है यूरेनियम की, उनको यूरेनियम की सप्लाई करता है। उसमें आपके सारे बड़े देश हैं,
चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है आपका, न्यूज़ीलैंड है, आयरलैंड है, कई सारे जो हैं वो कंट्री हैं इसके अंदर, और बाकी आपके रूस, अमेरिका, ये सारे जो हमारे मेजर लीडिंग पावर हैं वो भी हैं। इसमें कई सारे कंट्रीज ने इसका विरोध भी किया था कि भारत को जो है सप्लाई न की जाए यूरेनियम की, जैसे कि चीन ने स्पेशली किया था, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कई सारे कंट्री ने, तुर्की, इन्होंने भी ये कहा था कि इसमें भारत को जो है विरोध करता है कि भारत को ये ना दिया जाए, क्योंकि भारत ने एनपीटी पे साइन नहीं किया हुआ। तो इसमें बेसिकली व्यवस्था है कि जो इसके देश नहीं है इस परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के, उनको न्यूक्लियर के लिए ना दिया जाए, यानी कि जो यूरेनियम है उसकी आपूर्ति ना की जाए। मगर उसके बाद भी अमेरिका ने 123 एक्ट बनाया, रशिया उससे पहले हमको सप्लाई कर रहा है। तो वो सारी काफ़ी सारे हमारे जो मित्र दोस्त हैं, कह सकते हैं, या जिन देशों के साथ भारत ने समझौता कर रखा है, उन देशों का साथ भारत को उससे आपूर्ति मिलती है यूरेनियम की। क्योंकि हमारे पास भारत देश के अंदर इतना यूरेनियम नहीं होता कि हम उसका प्रयोग कर सकें। उससे उसे पूरी तरह से अपने जितने भी हमारी परमाणु ऊर्जा के बहुत सारे जो हमारे रिएक्टर्स हैं, यानी जो हमारे बिजली घर हैं, उनको हम सप्लाई कर सकें। तो आइए इस चीज़ को थोड़ा सा और समझने की यहाँ पे आज कोशिश करते हैं कि जो हमारे परमाणु विद्युत आयोग बना, जो रिएक्टर बने, तो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले जो हमारा रिएक्टर बना था वो था हमारा तारापुर। इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो रिएक्टर बना था, यानी जो बिजली संयंत्र था, विद्युत संयंत्र जिसको हम कहते हैं, जो न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर बेस्ड था, यानी नाभिकीय ऊर्जा के ऊपर बेस्ड था, वो था हमारा तारापुर का। तारापुर का जो था, इसके अंदर आपके दो इकाइयां लगाई गई थी, जिसको हम BWR के फॉर्म में जानते हैं। वो ये BWR क्या होता है, ये बेसिकली होता है क्वांटम जन रिएक्टर, यानी कि एक होता है क्वांटम जन, इसको भी हम थोड़ा सा भी आगे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होते हैं ये बेसिकली। जबकि दाबित भारी जो जल रिएक्टर, यानी PHWR भी इसको कहते हैं, PHWR इसको कहते हैं, ये होते हैं हमारे दाबित भारी जल रिएक्टर। और क्वांटम जल रिएक्टर दो तरह के होते हैं ये आपके रिएक्टर। तो तारापुर में हमारी दो प्राथमिक इकाइयां शुरू की गई थी। उसके बाद रावत भाटा हमारा जो राजस्थान में है, रावत भाटा हमारा राजस्थान में है, जहाँ पे हमारे शुरू की गई कुछ परमाणु इसकी इकाइयां, और यहाँ पे आपका PHW वाला स्टार्ट किया गया था। उसके बाद कलपक्कम जो हमारा तमिलनाडु में है, जो अभी आपने देखा भी होगा, काफी सारा बीच में न्यूज में भी रहा था, काफी विरोध भी हुआ था। तो कलपक्कम में भी हमारा परमाणु रिएक्टर है, यानी कि विद्युत के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। कलपक्कम तमिलनाडु इसको हम कहते हैं। उत्तर प्रदेश के नौरारा, नौरौरा, नौरारा के अंदर आपका एक टेस्ट रिएक्टर भी लगा हुआ है, जो हम यहाँ पे भी यूज होता है। उसके अलावा जो हमारा है कैगा, कैगा हमारी जगह है, ये कर्नाटका के अंदर है, जहाँ पे हमारे है। और एक हमारा कुणाकुलम में भी है, कुणाकुलम, ये हमारा कुणाकुलम। तो ये सारे जो है हमारे भारत के अंदर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हैं, जो आपके विद्युत का को के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसके अलावा जो हमारी पोखरण की साइट है, वो हमारी साइट है परमाणु बम के विस्फोट की टेस्टिंग के साइट जिसको कहते हैं, वो है हमारी पोखरण में। वो भी हमारे राजस्थान क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। ये जैसलमेर के पास एक जगह है, जो जैसलमेर और बीकानेर और जोधपुर, इनके बीच में, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में एक प्लेस पड़ता है छोटा-सा, जिसका नाम है पोखरण। और वहाँ पे ये हमारी टेस्टिंग साइट। तो समझते हैं ये हमारी है। और ये तमिलनाडु के अंदर कोनाकुलम हो गया, कलपक्कम हो गया, रावत भाटा आपका राजस्थान में हो गया, तारापुर, नारौरा और कैगा आपका कर्नाटका में। तो ये सारे हमारे जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हैं, वो इस टाइम पे अभी चल रहे हैं। तो ये थे हमारे कुछ इस वीडियो के अंदर इस एक डिटेल इंफॉर्मेशन, एनर्जी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, एनपीटी। उसके बाद हमने इसके अंदर यहाँ पे समझा कि कैसे हमारे परमाणु रिएक्टर काम करते हैं, इससे एनर्जी कैसे बनती है, और हमारे जो की पॉइंट्स हैं, यानी कि जो आपको हमेशा याद रखने वाली चीज़ें हैं, वो हैं आपके जो ईयर्स हैं। तो यहाँ पे हमने इन चीज़ों को देखा, आप इस वीडियो के अंदर ध्यान से देखिए, पढ़िएगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी। और
ये जो डेट्स हैं, यहाँ पे आपको मैंने बताया ऑपरेशन शक्ति के नाम से हमारा जो 1998 का परमाणु परीक्षण थे और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बम का परीक्षण हुआ था और इसके टाइम पे प्रधानमंत्री थे हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उससे पहले 18 मई 1974 को जो हमने पहला पोखरण का परीक्षण किया था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, जो कोड नेम था। उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इस वीडियो में इतना ही है और आगे मिलता हूँ आपको दूसरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको और बताते हैं किसी और टॉपिक को उठाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो अपने आप कमेंट्स दे सकते हैं। अगर कुछ आपको इसके बारे में और क्वेश्चन है, आपके जो नॉलेज आप जानना चाहते हैं, तो वो आप हमें बताइए। हम उन क्वेश्चंस को आपके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो आपका कोशिश करेंगे कि आपको उसी में आंसर दे दें, या फिर कोई अगर उसके लिए वीडियो की ज़रूरत होगी तो हम आपको उसका वीडियो बना के उस टॉपिक को समझाएँगे। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक भी देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो भी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उस टॉपिक को लेके डिस्कशन करें। तो थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।